अस्सलामुअलैकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। आइए शुरू करते हैं एक दिलचस्प कहानी। पुरस्कार मेहमान। डगलस को अच्छी तरह याद था कि दादी कितनी एहतियात और महारत से मुर्गी का पेट चाक किया करती थीं और अपना गुदाज हाथ अंदर डालकर सब कुछ बाहर खींच लेती थीं। आंतों की गीली चमकती हुई कुंडली जिसमें से गोश्त की बू आती थी, दिल के पट्टों की गांठ और बाजरे से भरा हुआ मैदा। वो बड़ी सफाई और खूबसूरती से अपना काम किया करती थीं। कुछ चीज़ें पानी के बर्तनों में और कुछ कागज़ में डाल देती, जो बाद में कुत्ते का रिस्क बनती। फिर टैक्सी डरमी की रस्म अदा की जाती। मुर्गी को भीगी मिसालेदार रोटी और शानदार लवाजमात से भरा जाता, जिसके बाद तेज़ और चमकदार सुई से एक के बाद एक टांका लगाकर सिलाई कर दी जाती थी। ये डगलस की 11 साल ज़िंदगी के सबसे सनसनीखेज नज़ारों में से एक था। उसने दादी के जादुई बावर्ची खाने की मेज़ की खड़खड़ाती दराजों में मजमूई तौर पर 12 छुरियां गिनी थीं, जिनमें से एक ही रस्म अदा करने के लिए दादी इस्तेमाल किया करती थीं। वो चुड़ैल जैसे सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी मगर नरम और मेहरबान चेहरे वाली खातून थीं। डगलस को मेज़ के किनारे पर अपनी छाइयोंदार नाक के साथ खड़े होकर ये कार्रवाई देखने की इजाज़त थी, लेकिन उसे खामोश रहना पड़ता था क्योंकि उसकी लड़कपन की बेकार बकबक से जादू टूट सकता था। जादू का आगाज़ उस वक्त होता जब दादी चांदी के शिकरों से मुर्गी पर मिसालें छिड़कती, जिसके बारे में डगलस को शुबा था कि वो मम्मी की धूल और हिंदुस्तानी हड्डियों का पाउडर होते हैं, जबकि इस दौरान इनके पोपले मुंह से पुरस्कार अल्फाज का वेट जारी रहता था। दादी, क्या मैं अंदर से मुर्गियों जैसा हूँ? एक दिन डगलस ने आखिरकार खामोशी तोड़ते हुए पूछा। हाँ, कुछ ज़्यादा और बड़े आज़ा, लेकिन ऐसे ही, दादी ने कहा। इससे ज़्यादा? डगलस ने फ़ख्र करते हुए कहा। हाँ, बहुत ज़्यादा, दादी ने कहा। और दादा के पास मुझसे भी ज़्यादा होंगे। उनका पेट देखें, वो इस पर अपनी कोहनियों को आराम दे सकते हैं, डगलस बोला। दादी ने हंसकर इस्बात में सर हिला दिया। और लूसी विलियम्स, जो गली के कोने में रहती हैं? डगलस ने पूछा। बस चुप रहो बच्चे, दादी चिल्लाईं। लेकिन वो, उसने कहना चाहा। इसके बाद जो कुछ है वो तुम्हारे काम का नहीं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है, दादी बोली। वो मुख्तलिफ क्यों है? डगलस ने जरा की। किसी दिन भम्बीरी यानी ड्रैगन फ्लाई अपनी सुई के साथ आएगी और तुम्हारे मुंह सीधेगी, दादी ने सख्त लहजे में कहा। डगलस ने तौक़ुफ़ किया और फिर पूछा, दादी, आप कैसे जानती कि मैं अंदर से इस जैसा हूँ? यहाँ से फ़ौरन दफ़ा हो जाओ, दादी चिल्लाईं। इसी दौरान बैरूनी दरवाजे की घंटी बजी। डगलस हॉल की तरफ भागा। उसे दरवाजे के शीशे से एक तिनकों वाली टोपी नजर आई थी। घंटी अभी तक बज रही थी। उसने दरवाज़ा खोला। सुबह बगैर मेरे अजीज़, क्या मेज़बान घर में मौजूद हैं? सर्द भूरी आंखों, लंबे हमवार और अखरोटी रंग के चेहरे वाले आदमी ने डगलस को देखते हुए पूछा। वो दराज कद मगर नातवां आदमी था। एक हाथ में सूटकेस और दूसरे में ब्रीफकेस लिए हुए। बाजू के नीचे छतरी दबी हुई थी। पतली उंगलियों पर महंगे मोटे भूरे दस्ताने और सर पर एक खौफनाक किस्म की तिनकों वाली टोपी थी। डगलस पीछे हट गया और बोला, वो मसरूफ़ हैं। मैं क्याम करने के लिए ऊपरी कमरा किराए पर लेना चाहता हूँ, जिसका इश्तिहार दिया गया था, आने वाले ने कहा। हमारे पास 10 किराएदार पहले ही मौजूद हैं। सब कमरे भरे हुए हैं, आप जा सकते हैं, डगलस ने कहा। डगलस, अचानक दादी की आवाज़ पीछे से आई। वो वहाँ से नमूदार हुई। हेलो, बच्चे की बात पर तवज्जो ना दें, उन्होंने अजनबी से मुखातिब होकर कहा। वो शख्स बिना मुस्कुराए अंदर दाखिल हो गया। डगलस ने दादी और अजनबी को सीढ़ियों पर नज़रों से उछल होते देखा। फिर ऊपरी मंजिल से दादी को कमरे की सहूलियात के बारे में तफसील बताते हुए सुना। जल्द ही वो चादर तौलिए निकालने के लिए नीचे आईं और फ़ौरन अलमारी में से एक ढेर निकालकर डगलस को ऊपर दौड़ाया। डगलस जीना चढ़कर दहलीज पर रुक गया। उसने कमरे में कुछ अजीब सी तब्दीली महसूस की, शायद इसलिए कि वो अजनबी इसमें चला आया था। खुश्क और ड्राउनी टिंकों की टोपी बिस्तर पर पड़ी थी और छतरी दीवार के साथ स्याह पर्दों वाली मुर्दा चमगादड़ की तरह टेक लगाए खड़ी थी। डगलस ने छतरी को देखकर पलकें झपकाईं। अजनबी कमरे के दरमियान खड़ा था। वो बहुत लंबा था। डगलस ने चादरें बिस्तर पर फेंक दी और बोला, सुने, हम दोपहर का खाना जल्दी खा लेते हैं। अगर आप देर से आए तो सूप ठंडा हो जाएगा। दादी सूप दोबारा गर्म नहीं करती, ये उनका असूल है और रोज़मर्रा का मामूल भी, डगलस ने बताया। दराज कद आदमी
ने तांबे के 10 नए पैसे गिनकर डगलस की कमीज की जेब में डाल दिए। चलो दोस्त बन जाएं, उसने उदास लहजे में कहा। यह अजीब बात थी कि उसके पास सिर्फ पेन्स थे, कोई सिल्वर, कोई डाइम, कोई क्वार्टर नहीं, बस नए तांबे के पेनीज। डगलस ने उदासी से उसका शुक्रिया अदा किया और बोला, मैं ये रकम अपने मनी बॉक्स में डाल दूंगा। मेरे पास कुछ डॉलर और कुछ सेंट्स पहले ही जमा हैं। मैं नहाना चाहता हूँ, दराजकद आदमी ने कहा। डगलस ने गुसल खाने की तरफ इशारा कर दिया। नेस शब को डगलस तूफान बर्ग 12 की आवाज़ से बेदार हो गया। सर्द और तेज़ हवा घर को झिंझोड़ रही थी और बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी। फिर खिड़की के बाहर खौफनाक गरज के साथ बिजली चमकी। इसे भी वही खौफ महसूस हुआ जो अजनबी के कमरे में हुआ था। वो तस्वुर में इस कमरे में जा पहुंचा, जो पहले जैसा नहीं रहा था, बल्कि नाकाबिले फहम अंदाज में बदल गया था। अजनबी के आगे बढ़ने पर डगलस आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गया। दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो गया था। दोपहर को नया मेहमान खाने के लिए आया। वो अपने साथ लकड़ी का एक कांटा और चमचा लेकर आया था। लकड़ी का कांटा आलुओं के साथ ऊपर जाता और खाली वापस आता। इस आदमी का नाम मिस्टर कोबरमैन था। मिसेज स्पोल्डिंग, उसने धीरे से कहा, ये मेरी अपनी कटलरी है। बराए मेहरबानी मेरे खाने के साथ इसे रखा करें। मैं आज दोपहर का खाना खा रहा हूँ, लेकिन कल से मैं सिर्फ नाश्ता और रात का खाना खाऊंगा, कोबरमैन ने कहा। दादी उलझन में थी कि नए मकीन को मुतासिर करने के लिए क्या पेश करें, गर्मा गर्म सूप, फलियाँ या मैश्ड आलू। जबकि डगलस अपनी प्लेट पर चांदी का कांटा बार बार मार रहा था, क्योंकि उसने महसूस किया कि ये मिस्टर कोबरमैन परेशान कर रहा है। मैं एक करतब जानता हूँ। आखिर जब दादी किसी काम से बाहर गई तो डगलस ने कहा, तवज्जो दें। उसने एक हाथ में कांटा छुपाया और दूसरे हाथ की उंगली से जादूगर की तरह मेज़ के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ इशारा करने लगा। उसने जहाँ भी इशारा किया, कांटे की धाती खनक सुनाई देती थी। यह करना आसान था। वो चुपके से कांटे के हैंडल को प्लेट पर मार दिया करता था। ये काफ़ी जादुई लग रहा था। वहाँ, वहाँ और वहाँ। डगलस ने खुशी से दोबारा उंगली हिलाते हुए कहा। इसे मिस्टर कोबरमैन के सूप की तरफ इशारा किया तो वहाँ से आवाज़ आई। मिस्टर कोबरमैन का अखरोटी रंग का चेहरा सख्त और खौफनाक हो गया। उन्होंने गुस्से से सूप का कप एक तरफ धकेल दिया। उनके होंठ कांप रहे थे। आखिर वो अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गए। दादी नमदार हुई और पूछा, कोबरमैन, क्या बात है? मैं ये सूप नहीं पी सकता, कोबरमैन ने कहा। क्यों? दादी ने पूछा। क्योंकि मेरा पेट भर चुका है, शुक्रिया, वो बोला। जब वो कमरे से निकलने लगा तो उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डगलस की दादी ने तेजी से उससे पूछा। कुछ नहीं। वो लकड़ी के चमचों से क्यों खाते हैं? तुम्हें इससे क्या गर्ज? वैसे तुम स्कूल कब जा रहे हो? दादी ने पूछा। 7 हफ्ते बाकी हैं, डगलस ने बताया। ओह मेरे खुदा, दादी के मुंह से बेइख्तियार निकल गया। मिस्टर कोबरमैन रात को काम पर जाते और रोज़ाना सुबह 8 बजे पुरस्कार अंदाज में घर वापस लौटते थे। वे हल्का सा नाश्ता करते और इन गर्म दिनों में भी शाम तक अपने कमरे में खामोशी से सोते रहते थे, जिसके बाद वो दूसरे मकीनों के साथ मज़ेदार खाना खाते। उनके दिन के वक्त सोने की आदत ने डगलस को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। ये इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। चुनाचे जब दादी स्टोर पर चली जाती तो डगलस तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता, उतरता, ड्रम बजाता, गोल्फ की गेंद को फर्श पर मारता, या मिस्टर कोबरमैन के दरवाजे के सामने 3 मिनट तक चीखता रहता, या लगातार 7 बार टॉयलेट फ्लश करता था। लेकिन मिस्टर कोबरमैन पर कोई भी असर नहीं पड़ता था। उनका कमरा खामोशी और अंधेरे में डूबा रहता था। उन्होंने एक बार भी एतराज़ नहीं किया। वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती थी। वो एक बार सो गए तो बस सो गए। ये बात बहुत अजीब थी। डगलस ने अपने अंदर नफरत का सफ़ेद शोला जलता हुआ महसूस किया। वो कमरा अब कोबरमैन के ज़ेरे तसल्लुत था। जब मिस सिडलो वहाँ पर रहती थी तो वो रोशन और कुशादा था, मगर अब वो ठंडा, खामोश और अजनबी महसूस होता था। चौथी सुबह डगलस ऊपर चला गया। दूसरी मंजिल के आधे रास्ते पर एक बड़ी सी खिड़की सूरज की रोशनी के लिए मौजूद थी, जो नारंगी, जामनी, नीले, सुर्ख और अगवानी शीशे के 6 इंच चौड़े पैन से बनी हुई थी। दिलकश सुबह की रोशन किरणें सतह पर पड़ती और कंगूरे के ऊपर फिसल जाती। डगलस वहाँ खड़े होकर रंगीन शीशों से दुनिया को देखकर मशहूर होता था। एक नीली दुनिया, नीला आसमान, नीले लोग, नीली कारें और नीले दौड़ते कुत्ते। वो खिड़की के दूसरे खाने में चला गया। वहाँ एक अंबर की दुनिया आबाद थी। 2 लीमू रंग की औरतें, जैसे फोमांचो की बेटियाँ, साथ साथ चल रही थीं। डगलस मुस्कुराया।
यहाँ तक कि सूरज भी उस शीशे से ज़्यादा सुनहरी नज़र आ रहा था। अब 8 बज गए थे। फुटपाथ पर मिस्टर कोबरमैन आते नजर आए। वो अपने काम से वापस आ रहे थे। उनकी छतरी कोनी के नीचे दबी हुई थी और तिनकों की टोपी सर पर जमी हुई थी। डगलस ने अपना चेहरा दूसरे शीशे पर लगाया। अब मिस्टर कोबरमैन एक सुर्ख आदमी थे, एक सुर्ख दुनिया में जिसमें सुर्ख दरख्त और सुर्ख फूल और कुछ और भी था। डगलस ने दूसरी तरफ देखा। मिस्टर कोबरमैन के साथ कुछ गड़बड़ थी। सुर्ख शीशा मिस्टर कोबरमैन के साथ कुछ कर रहा था। उनके चेहरे को, उनके कपड़ों को और उनके हाथों को। उनके कपड़े पिघलते दिखाई दे रहे थे। डगलस को एक खौफनाक लम्हे के लिए तकरीबन यकीन हो गया कि वो मिस्टर कोबरमैन के अंदर देख सकता है। और जो कुछ उसने देखा उसने डगलस को सुर्ख शीशे के साथ जोर से चिपकने पर मजबूर कर दिया। उसने हैरत से पलकें झपकाईं। इसी दौरान मिस्टर कोबरमैन की नज़र ऊपर डगलस पर पड़ गई। उन्होंने अपनी छतरी को इस तरह उठाया जैसे मार रहे हों। फिर वो सुर्ख लॉन को उबूर करके बैरूनी दरवाजे की तरफ भागे। लड़के, ये क्या कर रहे हो? वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चिल्लाए। मैं बाहर देख रहा हूँ, डगलस ने चौंक कर कहा। बस यही? मिस्टर कोबरमैन चिल्लाए। जी हाँ जनाब, मैं शीशे से देखता हूँ। हर रंग की दुनिया, नीली, सुर्ख, पीली, अलग अलग, हर किस्म की दुनिया। बस। मिस्टर कोबरमैन ने शीशे की तरफ देखा। उनका चेहरा जर्द पड़ गया था। उन्होंने खुद को संभाला और रुमाल से अपना चेहरा साफ करके मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, हर तरह की दुनिया, मुख्तलिफ। वो कमरे के दरवाजे तक गए और बोले, जाओ जाकर खेलो। दरवाज़ा बंद हो गया। राहदारी खाली हो गई। मिस्टर कोबरमैन चले गए। डगलस ने कंधे उचकाए और नए शीशे से झांका। ओह, अब सब कुछ सामने है। तकरीबन आधे घंटे के बाद घर के पीछे रेतदानी यानी सैंडबॉक्स में खेलते हुए डगलस ने एक जोरदार धमाके की बहरा कर देने वाली आवाज़ सुनी। वो उछल पड़ा। 1 मिनट बाद दादी पिछले अहाते में नमूदार हुई। उनके हाथ में एक चमड़े की पट्टी लहरा रही थी जिससे उस तरह तेज़ किया जाता था। डगलस, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि बास्केटबॉल घर की तरफ मत फेंका करो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। लेकिन मैं तो यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, उसने एहतजाज किया। गंदे लड़के, आओ देखो तुमने क्या किया है। खिड़की के शीशों के छोटे बड़े टुकड़े अगले अहाते में कौसे कज़ा के रंगों की तरह बिखरे हुए थे और इसकी बास्केटबॉल इन टुकड़ों पर पड़ी थी। इससे पहले कि वो अपनी बेगुनाही पेश करता, उसे पीठ पर 1 दर्जन जोरदार कोड़े लगे। जैसे ही वो फरार होने की कोशिश करता, कोड़ा उसे पड़ जाता। बाद में डगलस रेत में जाकर और शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह रेत में छुपा लिया करता था। वो तकलीफ से कर्रा रहा था और जानता था कि बास्केटबॉल किसने फेंकी थी। तिनकों की टोपी और छतरी वाला आदमी, सर्द सुरमई कमरा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। ज़रा इंतज़ार करें, ज़रा इंतज़ार करें, वो बड़बड़ाया। कुछ देर बाद उसने अपनी दादी को टूटे हुए शीशों के समेटते हुए सुना। वो उसे बाहर लेकर गई और कचरे के डब्बे में फेंक दिया। नीले, गुलाबी, पीले शीशे के टुकड़े शहाबियों की तरह चमक रहे थे। जब वो चली गई तो डगलस सोते हुए इन अनोखे शीशों के 3 टुकड़ों को बचाने के लिए खुद को घसीटकर वहां पर ले गया। मिस्टर कोबरमैन को रंगीन शीशे पसंद नहीं थे। उसने उन्हें अपने हाथों में झुनझुनाया। वो महफूज रखने के काबिल थे। दादा हर शाम अपने अखबार के दफ्तर से दूसरे किराएदारों से कुछ देर पहले 5 बजे आते थे। जो ही वो आते उनके कदमों की हल्की और भारी आवाज़ें मोटी और महागनी छड़ी की तेज तेज ठक ठक आते में सुनाई देती थी। इस दिन डगलस आवाज़ सुनते ही बड़े पेट से गले लगने के लिए भागा और जब दादा कुर्सी पर बैठ गए तो वो उनके घुटने पर बैठ गया। हेलो दादा, डगलस ने कहा। हेलो बेटा, दादा बोले। दादी ने आज फिर मुर्गी काटी है। मेरे लिए ये सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प था, डगलस बोला। दादा ने अखबार से नज़र हटाए बगैर जवाब दिया। 1 हफ्ते में दूसरी बार मुर्गी? तुम्हारी दादी चिकन लेडी है। तुम्हें इसको काटते हुए देखना अच्छा लगता है? सर्द खून वाली छोटी मिर्ची। मैं ऐसे मुतजस्सिस हूँ, डगलस बोला। यकीनन तुम ऐसे ही हो, दादा तेज़ी से बोले। मुझे वो दिन याद है जब रेलवे स्टेशन पर नौजवान खातून का कत्ल हुआ था। तुम वहाँ पर गए थे और उसे खून में लथपथ देखा था। वो हाथ से अजीब बतख। खैर ऐसे ही रहो, ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ से मत डरो। मुझे लगता है कि तुमने ये आदत अपने वालिद से हासिल की है। वो एक सिपाही थे और पिछले साल यहाँ आने से पहले तुम इनके बहुत करीब थे। ये कहकर दादा अखबार में गुम हो गए। गुफ्तगू में एक तवील वक्फा आया। दादा, फिर डगलस बोला। हाँ, अगर कोई इंसान दिल, फेफड़ों या मादे के बगैर जिंदा फिरे? डगलस ने पूछा।
ये एक मुआवजा होगा, दादा ने तेजी से कहा। मेरा मतलब मुआवजा नहीं, मेरा मतलब है अगर वो अंदर से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, मेरी तरह ना हो, डगलस ने पूछा। फिर वो इंसान नहीं होगा, दादा ने कहा। दादा, क्या आपके पास दिल और फेफड़े हैं? डगलस ने पूछा। दादा ने एक जोरदार कहकहा लगाया। सच पूछो तो मुझे मालूम नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, मैंने कभी एक्सरे नहीं करवाया, मैं कभी डॉक्टर के पास ही नहीं गया। शायद वहाँ सिर्फ आलू हों, वहाँ क्या है मैं नहीं जानता, दादा ने कहा। क्या मेरा मादा भी ऐसा ही है? डगलस ने पूछा। बिल्कुल है, मैं जानती हूँ, दादी ने कमरे के दरवाजे पर आते हुए कहा। मैं इसे खाना खिलाती हूँ और तुम्हारे फेफड़े भी हैं। तुम इतनी जोर से चीखती हो कि मुर्दा मुर्दा भी जाग जाए। तुम्हारे हाथ गंदे हैं, फौरन जाकर धो लो, खाना तैयार है, दादी बोली। दादा डगलस से इस अजीब गुफ्तगू के बारे में मजीद सवाल करने का इरादा रखते थे, मगर तेजी से नीचे उतरने वाले किराएदारों के शोर में मौका ना मिला। अगर रात के खाने में एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो दादी और आलू बैक वक्त नाराज हो जाते थे। तमाम किराएदार मेज पर हंस बोल रहे थे, बस मिस्टर कुबरमैन खामोश थे और इनके चेहरे से उदासी का इजहार हो रहा था। आखिर दादा ने गला साफ किया। उन्होंने चंद मिनट सियासत पर तबादला ख्याल किया, फिर हाल ही में शहर में होने वाली पुरस्कार अमवात के सनसनीखेज मौजू की तरफ मुतवज्जा हुए। ये एक बूढ़े अखबार नवीस के कान खड़े करने के लिए काफ़ी है, उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए कहा। इस दफा मिस लार्सन, नौजवान औरत जो घाटी के पार रहती थी, 3 दिन पहले अजीब टैटू में ढकी और चेहरे पर दहशत तासरात के साथ पाई गई। और दूसरी नौजवान लड़की, क्या नाम था, वाइटली, वो गायब हो गई और अभी तक वापस नहीं आई, दादा कह रहे थे। हाँ, हमेशा ऐसा ही होता है, मोटा मैकेनिक मिस्टर बर्ट्स ने लुकमा चबाते हुए कहा। क्या आपने भी कभी लापता अफराद एजेंसी में फॉरेस्टें देखी हैं? वो बहुत लंबी हैं और कोई नहीं जानता कि इनमें से अक्सर के साथ क्या हुआ। क्या किसी को मजीद चटनी चाहिए? दादी ने मुर्गी के टुकड़े करते हुए पूछा। डगलस ने सोचा कि मुर्गियों की 2 किस्म की अंतड़ियाँ होती हैं, खुदा की तख्लीक और इंसान की बनाई हुई। इनकी गुफ्तगू मुख्तलिफ लोगों की पुरस्कार अमवात के गिर्द घूम रही थी। हाँ, याद आया, मारियोन बार्सोमैन 1 हफ्ता कबल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। शायद उसका भी पुरस्कार अमवात से कोई ताल्लुक था या नहीं, मोटर मैकेनिक मिस्टर बर्ट्स ने कहा। क्या तुम लोग पागल हो? रात के खाने पर इस बारे में बातें क्यों कर रहे हो? दादी चीखी। आप नहीं जानती, शायद हमारे शहर में कोई वैम्पायर आ गया है, मिस्टर बर्ट्स बोले। मिस्टर कोबरमैन ने खाने से हाथ रोक लिया। 1927 में वैम्पायर? जाने दो, दादी ने कहा। जी हाँ, वैम्पायर। वो इन्हें चांदी की गोलियों से मारते हैं या चांदी की बनी हुई कोई चीज़। वैम्पायर चांदी से नफरत करते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था, मिस्टर बर्ट्स ने कहा। डगलस ने मिस्टर कोबरमैन की तरफ देखा, जो लकड़ी के चाकू और कांटे से खाना खाते थे और अपनी जेब में सिर्फ नए तांबे के सिक्के ही रखा करते थे। दादा ने कहा, किसी चीज़ को खुद नाम देना गलत फैसला है। हम नहीं जानते कि होब्गोबलिन क्या है, वैम्पायर या ट्रोल क्या है। ये कुछ भी हो सकते हैं। आप इनकी दर्जाबंदी नहीं कर सकते और इन पर लेबल लगाकर नहीं कह सकते कि वो इस तरह या इस तरह काम करते हैं। ये अहमकाना बात है, बस कुछ लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, दादा ने कहा। माफ़ कीजिएगा, मिस्टर कोबरमैन अपनी मेज से उठते हुए अपने काम के लिए रवाना हो गए। रात बीतती रही, सितारे, चांद, हवा, घड़ी की टिक टिक, सोए आफताब तक घंटे बजते रहे। फिर सूरज तुलू हुआ और नई सुबह नमूदार हुई। एक नया दिन। मिस्टर कोबरमैन अपने रात के काम से फारिग होकर फुटपाथ पर आते नजर आए। डगलस एक छोटी चाबी भरी मशीन की तरह चौकस खड़ा गौर से अपनी खुदबीनी आंखों से उन्हें देख रहा था। दोपहर को दादी किराने की दुकान पर गई हुई थी। डगलस ने हमेशा की तरह मिस्टर कोबरमैन के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी, मगर हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं आया। घर पर छाई खामोशी खौफनाक होती जा रही थी। आखिर वो सीढ़ियों से नीचे भागा और कमरे की चाबी, एक चांदी का कांटा और रंगीन शीशे के 3 टुकड़े जो उसने हिफाजत से रखे हुए थे लेकर वापस आया। उसने चाबी ताले में डाली और आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। कमरे में मध्यम सी रोशनी हो रही थी, पर्दे खींचे हुए थे। मिस्टर कोबरमैन अपने पजामे में मलबूस बिस्तर पर लेटे थे। उनका जिस्म यहाँ तक कि चेहरा भी साकिन था, बस सीना ऊपर नीचे हिल रहा था। हेलो मिस्टर कोबरमैन, डगलस ने आवाज़ लगाई। बेरंग दीवारें इनकी बाकायदा सांसों से गूंज रही थीं। मिस्टर कोबरमैन, हेलो, वो चिल्लाया और गोल्फ की गेंद को उछालते हुए आगे बढ़ा, मगर कोई जवाब ना आया। मिस्टर कोबरमैन, डगलस ने चांदी का कांटा उनके चेहरे पर ठोंस दिया।
वो हल्के से कर रहा है और नींद में कुछ बड़बड़ाने लगे। अच्छा रद्द अमल, उसने सरगोशी की। फिर डगलस ने अपनी जेब से नीले शीशे का एक टुकड़ा निकालकर अपनी आंख से लगाया। फौरन ही उसने खुद को एक नीले कमरे में पाया, एक नीली दुनिया में, इस दुनिया से मुख्तलिफ जिसमें वो रहता था। सुर्ख दुनिया से मुख्तलिफ, नीला फर्नीचर, नीला बिस्तर, नीली छत और दीवारें, नीले रंग की तपाई पर रखे लकड़ी के नीले बर्तन और मिस्टर कोबरमैन का नीला उदास चेहरा, हाँ, और नीला उभरता डूबता सीना। और मजीद यह कि मिस्टर कोबरमैन की आंखें कुशादा खुली थीं और वो अंधेरे में उसे टिकटिकी बांधे घूर रहे थे। डगलस घबरा कर पीछे हटा और शीशे को अपनी आंखों से दूर कर दिया। मिस्टर कोबरमैन की आंखें बंद हो गई थीं। जो ही वो नीला शीशा लगाता आंखें खुल जाती, नीला शीशा दूर होता तो आंखें बंद हो जाती। अजीब। डगलस ने जोश से कांपते हुए तजर्बा जारी रखा। जब नीला शीशा उसकी आंख से लगा तो मिस्टर कोबरमैन की भूखी और लालची आंखें बंद पलकों से इसे घूरती और नीले शीशे के बगैर वो सख्ती से बंद हो जाती। फिर मिस्टर कोबरमैन का लिबास तहलील होने लगा। ये नीले शीशे का असर था या कपड़े खुद ही उनके ऊपर से हट रहे थे। मिस्टर कोबरमैन, डगलस चिल्लाया। उसने बहरास उनके पेट की तरफ देखा। मिस्टर कोबरमैन के पेट के आज़ाद ज्योमेट्री के अशकाल के जैसे थे और अंदर अजीबो गरीब वज़ा की दूसरी अनोखी अशकाल भी दिखाई दे रही थी। 5 मिनट तक डगलस हैरत से वहाँ पर खड़ा नीली दुनियाओं, सुर्ख दुनियाओं, पीली दुनियाओं के बारे में सोचता रहा। एक के बाद एक रंगीन शीशा, हर किस्म की दुनिया। मिस्टर कोबरमैन ने खुद कहा था कि इसीलिए रंगीन खिड़की टूट गई थी। मिस्टर कोबरमैन उठें, वो चिल्लाया, मगर कोई रद्द अमल सामने ना आया। मिस्टर कोबरमैन, आप रात को कहाँ काम करते हैं? बताएं आप कहाँ काम करते हैं? वो फिर चिल्लाया। हल्की हवा के झोंके ने नीली खिड़की के पर्दे को हिला दिया। सुर्ख दुनिया में या सब्ज दुनिया में या शायद पहली दुनिया में। मिस्टर कोबरमैन। नीले शीशे की खामोशी हर चीज़ पर राज करती थी। 1 मिनट इंतज़ार करें, डगलस ने कहा और नीचे बावर्ची खाने में चला गया। फिर एक बड़ी जंग आलूद दराज खोली और सबसे तेज़ और लंबी छुरी निकाल कर लाया। फिर वो खामोशी से कॉरिडोर में चला आया और दोबारा सीढ़ियाँ चढ़कर मिस्टर कोबरमैन के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर उसे बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब डगलस मेज़ पर कुछ रखने के लिए बावर्ची खाने में दाखिल हुआ तो दादी किसी काम में मसरूफ़ थी। वो चिल्लाया, दादी, ये क्या है? उन्होंने ऐनक के शीशों से एक मुख्तसर नज़र डाली और बोली, मैं नहीं जानती। वो एक मुरब्बा था, डब्बे की तरह, लचकदार, रोशन और नारंगी। उसके साथ 4 मुरब्बा नीली ट्यूबें जुड़ी हुई थीं। उससे अजीब सी बू आ रही थी। दादी, क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? नहीं, दादी ने कहा। मेरा भी ये ख्याल था, वो बोला। डगलस उसे मेज़ पर छोड़कर बावर्ची खाने से निकल गया। 5 मिनट बाद वो कुछ और लेकर वापस लौटा और ये उसने एक रोशन गुलाबी जंजीर दिखाई जिसके आखिर में जामनी रंग का मुसल्लस था। मुझे परेशान मत करो, दादी ने कहा, ये एक जंजीर है। अगली बार इसके दोनों हाथ भरे हुए थे, एक दायरा नुमा, एक मुरब्बा, एक मुसल्लस, एक एहराम, एक मुस्ततील और दीगर अशकाल। वो तमाम लचकदार और नरम चिपचिपे मादे से बने हुए लगते थे। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत कुछ है, डगलस ने उन्हें मेज़ पर रखते हुए कहा। दादी ने बहुत मसरूफ़ लहजे में कहा, हाँ हाँ दादी, आपने गलत कहा था। क्या? दादी ने कहा। कि सब लोग अंदर से एक जैसे होते हैं, डगलस ने कहा। बकवास मत करो, दादी बोली। मेरा गुल्लक कहाँ है? डगलस ने पूछा। आतिशदान पर, जहाँ तुमने उसे फेंका था। बहुत बहुत शुक्रिया, डगलस बोला। वो गुल्लक लेने के लिए नशिस्त गाह में चला गया। 5 बजे दादा दफ्तर से वापस आए। दादा, चलें ऊपर चलते हैं, वो बोला। क्यों? दादा ने पूछा। मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ अगरचे खुशगवार नहीं है, लेकिन दिलचस्प ज़रूर है, डगलस ने कहा। दादा ने कहका लगाया और पोते के पीछे मिस्टर कोबरमैन के कमरे का रुख किया। अब दादी को नहीं बताइएगा, वो इसे पसंद नहीं करेंगी, डगलस ने कहा। उसने दरवाज़ा पूरा खोला। वो देखें, दादा के कदम ज़मीन पर जम गए। डगलस को ज़िंदगी भर वो आखिरी चंद घंटे याद रहेंगे। कोरोनर यानी तफ्तीशकार और इसका मावन मिस्टर कोबरमैन के बरहना जिस्म के पास खड़े थे। सीढ़ियों के नीचे दादी से किसी से पूछ रही थी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और दादा कांपती हुई आवाज़ में कह रहे थे, मैं डगलस को लंबी छुट्टियों पर लेकर जाऊँगा ताकि वो इस सारे डरावने मामले को भूल जाए। डरावना? इसमें डर कैसा? मैंने कुछ डरावना नहीं देखा, डगलस ने कहा। तफ्तीशकार ने चौंक कर कहा, कोबरमैन मर गया है।
उसके मावुन ने पसीना साफ किया। जनाब, क्या आपने बर्तनों और कागज़ों में वो चीज़ें देखी हैं? हाँ, मैंने उन्हें देखा है। मेरे खुदा, वो बहुत अजीब हैं। तफ्तीशकार दोबारा मिस्टर कुबरमैन के जिस्म पर झुक गया। ये बात लोगों से खुफिया रखना बेहतर है। ये कत्ल नहीं है। लड़के ने जो किया वो एक रहम दिलाना कदम था। खुदा जाने अगर वो ऐसा ना करता तो क्या होता, तफ्तीशकार बोला। कुबरमैन कौन था, वैम्पायर या अफरीत? मैं नहीं जानता, लेकिन इंसान नहीं था, तफ्तीशकार ने महारत से की गई सिलाई पर हाथ फेरते हुए कहा। डगलस को अपने काम पर फख्र था। उसने बहुत मेहनत की थी, अपनी दादी को बगौर देखा था। उसे सब कुछ याद था, सुई धागा और सब। मजमूई तौर पर मिस्टर कुबरमैन में इतनी ही सफाई से सिले हुए थे जिस तरह दादी मुर्गी को भरने के लिए बाद सिलाई किया करती थी। लड़के का यह कहना कि कुबरमैन इन चीज़ों को निकालने के बाद भी जिंदा थे। तफ्तीशकार ने पानी के घड़े में तैरते हुए मुसल्लसों, जंजीरों और एहरामों को देखते हुए कहा, खुदा रहम करे। क्या लड़के ने यह कहा? मावन बोला। हाँ। तो फिर कुबरमैन को किस चीज़ ने मारा? तफ्तीशकार सिलाई के धागे उधेड़ने लगा। ये, उसने कहा। मावन ने देखा कि मिस्टर कुबरमैन के अधखुले सीने के अंदर $6 और 70 सेंट मालियत के चांदी के डाइम्स रखे हुए थे। खिड़की से आने वाली सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। मेरे ख्याल में डगलस ने एक दानिशमंदाना सरमायाकारी की थी, तफ्तीशकार ने सीने को वापस टांग के लगाते हुए कहा।